हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। प्यारे मेरे साथियों, आज जो मैं चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूं, पंजाब मास्टर कैडर 2025 की वैकेंसी के लिए हिंदी की आपको जो क्लास मिलने वाली है, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी का सिलेबस क्या क्या है और आखिर हमें वो चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें ये पता होता है कि हिंदी पढ़नी है, हमें ये नहीं पता होता है कि हिंदी में क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी तो एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहता हूं कि हमें जितनी चीज की भूख होती है, हम उतनी चीजें पढ़ते हैं, उतनी चीजों का हम लोग रिवीजन करते हैं, है कि नहीं। जैसे मैं कहूं ये पढ़ाई एक समुद्र है, हमें केवल उतनी ही चीजें लेनी है जितने में हमारा पेपर निकल सके। मैं आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान अग मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। कह ठकुरैला कबीराय सभी फल इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। हमें बुद्धिमान की तरह मोतियों को चुनना है, उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में गिवन है, जो हमारे सिलेबस में दी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या पढ़ना है हमें, एक क्वेश्चन टैग है, और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है कि क्या नहीं। जिस दिन आप ये जानना सीख गए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन आप याद रखना जीत जाएंगे, हर एक युद्ध को जीत जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता देते हैं कि आपका जो पेपर है, पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आने हैं। कितने प्रश्न होने हैं आपके? 150 प्रश्न आने हैं। 150 प्रश्न आने हैं, 150 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, सो आपके 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। सर, इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा? समय दिया जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और एक नंबर का एक क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन होने हैं ऑन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी का पेपर देने वाले हैं। कोई मैथ से देगा, कोई साइंस से देगा, कोई जूलॉजी से, कोई बॉटनी से, कोई किसी भी सब्जेक्ट से। तो मैं कह सकता हूं यहां हिंदी की मैं स्पेशली बात करने वाला हूं। सो यहां पर मैं बात कहूं, 2 घंटा 30 मिनट का समय होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम बहुत परेशान हैं कि हमें इसकी क्लासेस कहां मिलेंगी। सो मैं पहले आज आपका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम आपको यह बताने वाले हैं कि हमें कितना कवर करना है, कितना सिलेबस हमें पढ़ना है। हर एक सिलेबस, हमें सिलेबस तो मालूम होना ही चाहिए, साथ ही साथ हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस सिलेबस में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हमें छोड़ने हैं। ये चीजें जिस दिन आप करना सीख गए, उस दिन आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। मेरे भाई, मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं आपके सिलेबस पर। सो ये आपका सिलेबस है, आप देख पाएंगे। ये आपका सिलेबस है हिंदी का। हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, तो हिंदी का ये आपका सिलेबस है। तो नंबर 1 पे लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, और नंबर 2 पे लिखा गया है काका समीक्षा सिद्धांत, और नंबर 3 पे लिखा है व्याकरण, और मेरे भाई काखा गा घा पे लिखा है तकनीकी शब्दावली, और काखा गा घा पे लिखा है अलंकार, और चा पे लिखा है मेरे भाई छंद। यानी कि हमें कितने पार्ट पढ़ने हैं? सो एक पोर्शन ए हो गया, दूसरा पोर्शन ए हो गया, तीसरा पोर्शन ए हो गया, चौथा पोर्शन ए हो गया, पांचवा पोर्शन ए हो गया, 6 पोर्शन ए हो गया। यानी कि हमें हिंदी में 6 चीजें पढ़नी है। मैं आपको डिटेल सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहूंगा। ये आपका डिटेल सिलेबस है, क्योंकि जिस दिन हमें ये मालूम चल गया कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या, उस दिन हम जंग जीत जाएंगे। तो मास्टर कैडर की भर्ती के लिए हिंदी विषय की मैं आपसे बात करने वाला हूं। जो स्तर होगा प्रश्न पत्र का, वो स्नातक लेवल का होगा। स्नातक लेवल यानी हम ये कह सकते हैं कि यूजीसी नेट वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए सिलेबस बहुत आसान रहने वाला है, बहुत आसान रहने वाला है। सो सबसे पहले तो ये देखो, हमें क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य लिटरेचर की बात करनी है। हिंदी साहित्य लिटरेचर और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। ऐसा नहीं हम कुछ भी पढ़ रहे हैं,
हिंदी साहित्य का इतिहास। सो यहां पर हमें क्या पढ़ना है? आदिकाल, आदिकाल और मध्यकाल, आदिकाल व मध्यकाल और आधुनिक काल। अब कहोगे सर 3 काल हैं, यहां पर कितने काल हैं? 3 काल हैं। इन्होंने रीति काल को छोड़ दिया है, ध्यान से देखना, बट रीति काल को फिर आगे चल के इन्होंने रखा है। देखो, आदिकाल व मध्यकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन। अच्छा, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि इस आदिकाल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वीर गाथा काल, है ना, आपको बीज वपन काल, संधि काल, चारण काल, ये नामकरण भी सीखने हैं। इसकी पृष्ठभूमि सिद्धनाथ और जैन रासो। हमारा जो आदिकालीन साहित्य 3 भागों में है, सिद्धनाथ और जैन, हमें इन सबको पढ़ना है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़नी है। सर भक्ति काल भी पढ़ना है, भक्ति काल की परिस्थितियां, भक्ति काल क्यों उदय हुआ, इसमें काव्य धाराएं। इसमें 2 लोग थे, एक वो लोग थे जो भगवान को मानते थे सगुण, और एक वो लोग थे जो भगवान को नहीं मानते थे, यानी निर्गुण हो जाएगा। इनके कवि और सबसे फेमस काल और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रचनाकार हैं वो भक्ति काल में ही देखने को मिलते हैं। यहीं पर सूफी संतों का उदय होता है, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सब यहीं देखेंगे। रीति काल में हमें नामकरण देखना है, किसने क्या नाम दिया है, धाराएं देखनी है। 3 भागों में है रीति काल, रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। सर इसके बाद जो प्रमुख कवि हैं हमारे यहां से, उसको देखना है, चंद बरदाई वगैरह। हमें केवल इतने कवियों का जिक्र करना है। आधुनिक काल हम देखते हैं मेरे भाई। अब आधुनिक काल में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सो इसको देखते हैं। हर एक चीज हम एक एक चीज अच्छे से देखेंगे। आधुनिक काल में, आधुनिक काल की परिस्थितियां, भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत होती है। इसके 6 भाग होते हैं आधुनिक काल के। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, कविता, ये 6 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6। इनके साहित्यकार रचनाएं और इनकी पंक्तियां बहुत आती हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, ये किसकी है? कहते हैं निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिये को सूल। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। सर अगर मैं कहूं तो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु जो युग है ना, यहीं से हिंदी गद्य का विकास शुरू हो जाता है। हिंदी गद्य का विकास यहीं से शुरू हो जाता है। यहां पर हमें कहानी पढ़ना है, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा, वृतांत, डायरी, ये सब। और इसके कवि, यानी जो आधुनिक काल में हमारे जो कवि हुए हैं उनको देखना है। सर यहां पर कुछ कहानीकार, कुछ निबंध। अब देखो यहां कहानी है, हमें कहानीकार, यानी इन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है। हमें कुछ नहीं पढ़ना, कहानी तो पढ़नी है, मगर कहानी का हमें यहां उद्भव और विकास पढ़ना है। कहानी कैसे जन्मी, कहानी कब हुई, पहली कहानी, अंतिम कहानी कब लिखी गई। मगर अब कहानियों की बात आए तो इन लोगों की कहानियां हमें ज्यादा पढ़नी है। सर प्रमुख निबंधकार, कहानी हो गया, निबंध, इन लोगों के निबंध हमें ज्यादा पढ़ने हैं। उसी तरीके से आप आगे चल के देखेंगे। सो ये नाटककार हो गया, हमें इन लोगों के नाटक पढ़ने हैं, हमें इन लोगों के नाटक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक शिष्य थे प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने शिव मूर्ति निबंध लिखा था। सर काव्य की परिभाषा, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, गद्य विधाएं, उपन्यास की परिभाषा, देखो मैंने पहले कहा है तत्व और वर्गीकरण। कहानी की परिभाषाएं, कौन कौन से उपन्यास है। कोई उपन्यास भारत को विभाजन को लेकर के लिखा गया है, जैसे तमस भीष्म साहिनी का उपन्यास है। भारत जब पाकिस्तान से अलग हुआ या पाकिस्तान अलग हुआ, उस टाइम हमारे भारत में हिंसा बढ़ गई थी, सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे, ये चीजें देखनी है। समीक्षा सिद्धांत, केवल नाटक और एकांकिका देखना है। अब आते हैं हम व्याकरण के पार्ट पे। अब ये तो हो गया हमारा साहित्य का पार्ट। का खा, देखो ध्यान से, ये हो गया का खा में समीक्षा सिद्धांत हो गए, गा में आ गया व्याकरण। अब व्याकरण में भी हमें क्या दे, 150 क्वेश्चन आने हैं, हंसी खेल नहीं है। व्याकरण, व्याकरण में हमें भाषा और लिपि देखनी है, और खासकर हमें भाषा और लिपि, लिपि अपनी क्या देखनी है, हिंदी है ना, तो देवनागरी लिपि का विस्तार देखना है, कहां से निकली कहां तक आई। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, सिंधु घाटी लिपि, इसके बाद खरोष्टी लिपि, इसके बाद आप देखो कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि, ये सब वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। सर व्यवहारिक व्याकरण, यानी हमें संज्ञा पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है। इसमें कई सारे चैप्टर लिखे नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि हमें विकारी शब्द पढ़ने हैं,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और एक आविकारी शब्द पढ़ने हैं, आविकारी शब्द पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद लिखा है समानार्थक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये पढ़ना है। अब देवनागरी लिपि, मैंने कहा ना हमें ये देखना है कि देवनागरी लिपि निकली कैसे है। सो देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ है। मैं जानता हूं पेपर में क्या आएगा, भाषाएं कितनी है, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, पंजाबी किस अपभ्रंश से निकली है, पंजाबी के समकक्ष कौन सी है, ये सारी। सर जब देवनागरी लिपि आई तो इसमें सुधार भी हुए, इसमें कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को लिखो। जैसे देवनागरी लिपि में सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, बाल गंगाधर तिलक के नाम से एक तिलक फॉन्ट बनाया गया। और आप आगे चल के देखेंगे श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जो पंचमा अक्षर है इसको अनुस्वार में बदलो। ये सारी चीजें हमें यहां पर देखनी है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, मुहावरे और लोकोक्तियां। सर तकनीकी शब्द क्या है। तकनीकी शब्द होते हैं वो वाले शब्द जिन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। वो शब्द जो सरकारी कामकाज में यूज होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ब्राइब मतलब घूस होता है, बट सरकारी भाषा में ब्राइब मतलब उत्कोच होता है। क्या होता है, उत्कोच, उत्कोच कहा जाता है। घूस और उत्कोच एक ही है। तो ऐसे शब्द जैसे आप कभी थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ सो हम लोग सीधा लिखते हैं सेवा में श्रीमान, बट वहां ऐसा नहीं लिखते हैं, वहां अलग अलग शब्दों का यूज होता है। सो वो यही होते हैं। आपको कुछ अंग्रेजी दे दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा मेमो का अर्थ क्या होता है सरकारी शब्दों में। सो मेमो का अर्थ होता है ज्ञापन। इस तरीके से ज्ञापन दे दिया जाएगा, आपसे इसकी अंग्रेजी पूछ ली जाएगी। सो अंग्रेजी से हिंदी पूछा जाएगा, ये कह दिया गया है। अलंकार में हमें देखना है, अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास और उत्प्रेक्षा। बस इतने अलंकार हमें पढ़ने हैं। और इसके बाद छंद में देखें सो छंद में यहां पर हमें दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया, कविता, कुंडलियां, यानी हमें कह सकते हैं हमें मात्रिक छंद भी पढ़ना है और हमें वार्णिक छंद भी पढ़ना है। सर क्यों? क्योंकि जो सवैया है वो वार्णिक छंद है, यहां मात्राओं को गिना जाता है और यहां वर्णों को गिना जाता है। सो हमें इतनी सी चीजें पढ़नी है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा टफ टास्क है वो है हिंदी साहित्य। ये चीजें क्या है, जल्दी हो जाती हैं। हिंदी साहित्य हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा क्योंकि 150 प्रश्नों का सवाल है। ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हम लोग, ऐसे तो हम लोग नहीं जाने दे सकते मेरे भाई। 150 प्रश्नों का सवाल है, 150 प्रश्न आने हैं। सो मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी क्लास शुरू करूं, सो मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे देवी और सज्जनों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो क्लास शुरू करें, सो आज की ये जो क्लास थी इंट्रोडक्शन क्लास, सिलेबस डिस्कशन क्लास मान सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बता देना कि भैया जी आप क्लास शुरू करो, और इस क्लास के नीचे आप अपना एक फीडबैक छोड़ देना। ठीक है, आप इस क्लास के नीचे अपना एक फीडबैक छोड़ देना कि सर कैसा लगा ये इवेंट, और हम चाहते हैं कि आप YouTube पर शुरू करो। सो मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप चाहते ही हैं कि शुरू किया जाए, सो एक बात देख लो। अब आप चाहते हैं कि इसकी क्लासें आपको YouTube पर मिल जाएं, इसकी क्लासें आपको YouTube पर मिल जाएं जीरो से बिल्कुल शुरू से। सो आप इस सेशन के नीचे कमेंट कर देना। और देखो मैं आपको सीधा सा बता दे रहा हूं, अगर ज्यादा बच्चों का सपोर्ट है तो ये क्लासें जीरो से मैं शुरू कर दूंगा। सीधी सी बात है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पे हिंदी वाय पवन सर, जैसे ही इसको सर्च करेंगे सो यहां पर मैं इस सिलेबस की पीडीएफ डाल दूंगा, यहां पर मैं सिलेबस की पीडीएफ डाल दूंगा। सो यहां से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। सो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता देना कि मेरे भाई ये इवेंट कैसा लगा और अब आगे क्या करना है। सो 1 से 2 दिन का समय लेके क्लास शुरू कर दी जाएगी। बाकी आप अगर मेरा नाम जानना चाहते हैं सो मेरे भाई मेरा नाम पवन दांगी है। मगर मेरे दोस्त याद रखना, अगर मैंने हिंदी की क्लास कराना शुरू किया तो एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि बाहर चला जाए। यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ऐसा वैसा नहीं है, और आपका उससे कहीं छोटा सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ से। सो इतना मैं जरूर कहूंगा कि कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता देना। बाकी आज के इस इवेंट को यहीं पर रखते हैं। सभी प्यारे बच्चों के साथ सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।